महाराष्ट्र में एक ही चरण में कराए गए विधानसभा चुनाव में 58% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 67% से अधिक मतदान हुआ। महाराष्ट्र में नांदेड़ संसदीय सीट और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव संपन्न। मतगणना शनिवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में जॉर्ज टाउन में गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओस में चीन के रक्षा मंत्री तुंग च्यून के साथ चर्चा की। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में भव्य उद्घाटन। प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स शुरू किया। और हॉकी में भारत ने राजगीर में फाइनल मुकाबले में चीन को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में 58% से अधिक और झारखंड में 67% से अधिक मतदान की खबर है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में और झारखंड की 38 सीटों पर दूसरे चरण के लिए वोट डाले गए। झारखंड में मौजूद हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के पाकुड़ जिले की महेशपुर विधानसभा सीट पर 80% से अधिक मतदान हुआ। पाकुड़ जिले के महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक लगभग 80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि बोकारो में सबसे कम 50% मतदान हुआ। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश संख्या में लोगों ने वोट डाले। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन सीटों पर हार जीत से ही सत्ता की राह का समीकरण तय होगा। जेएमएम और इंडिया गठबंधन के लिए पिछले चुनाव का स्ट्राइक रेट बरकरार रखने की चुनौती होगी। वहीं भाजपा को सत्ता की राह पकड़ने के लिए अपना ग्राफ बढ़ाना होगा। अब देखना है कि हेमंत सोरेन सत्ता की ताज को बरकरार रख पाते हैं या एनडीए को कामयाबी मिलती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से भूपेंद्र के साथ कृष्ण कुमार लाल। निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रेरक अभियान और उपायों के बावजूद भी मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे शहरों में कम मतदान दर्ज किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं महाराष्ट्र में हमारी संवाददाता अपर्णा के पास। जी अपर्णा, आज कुल मिलाकर महाराष्ट्र में मतदान कैसा रहा? जी विशाल, महाराष्ट्र में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम की खराबी और हिंसा की कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कुल मिला के मतदान जो है सुचारू रूप से चला और बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो राज्य में तकरीबन 58.24% मतदान जो है हुआ है। चूंकि अंतिम डेटा आना बाकी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह 2019 के आंकड़ों को भी पार कर सकता है। अगर हम क्षेत्रीय मतदान को देखें तो सबसे अधिक 69% मतदान जो है नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में दर्ज हुआ है। विदर्भ क्षेत्र के अधिकांश जिलों में मतदान जो है 55% से ऊपर रहा है। कोंकण क्षेत्र में भी मतदान राज्य के औसत से ऊपर रहा है। मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में मतदान बेहतर रहा है। इस बार भी हम देख सकते हैं कि शहरी इलाकों में थोड़ी उदासीनता देखने को मिली है। मुंबई, ठाणे जैसे क्षेत्रों में 50% से भी कम मतदान दर्ज हुआ है। और यह विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में जो 2 प्रमुख दल है, शिवसेना और एनसीपी, उनके विभाजन के बाद पहली बार ये विधानसभा चुनाव हो रहा है। 50 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना उम्मीदवार और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यही स्थिति एनसीपी उम्मीदवारों के बीच में भी है। जी विशाल। पढ़ना, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों पर मनमाने ढंग से जांच करने और मतदाताओं को वोट डालने से रोकने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए आयोग ने जांच के बाद मानदंडों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए मुरादाबाद, कानपुर और मुजफ्फरनगर में पुलिस कर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया। 15 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में जॉर्ज टाउन में गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से वार्ता करेंगे। इस अवसर पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। इससे पहले श्री मोदी को जॉर्ज टाउन में स्टेट हाउस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 दिन की यात्रा पर गयाना पहुंचे। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 56 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली गयाना यात्रा है। भारत की गयाना के साथ स्वास्थ्य, संपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा और जल के क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच 2023-24 में कुल व्यापार लगभग 106 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आज दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं के साथ श्री मोदी बैठक भी करेंगे ताकि भारत और इन देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिल सके। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कल गयाना की संसद में अपना संबोधन देंगे। इसके अलावा वहां रह रहे भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लाओस में चीन के रक्षा मंत्री तोंग चियुन के साथ चर्चा की। श्री सिंह आसियान रक्षा मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिन की लाओस यात्रा पर हैं। श्री सिंह यात्रा के दौरान फोरम ऑन रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को भी संबोधित करेंगे। सम्मेलन से इतर श्री सिंह की ऑस्ट्रेलिया, जापान, लाओस, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के साथ भी चर्चा करने की संभावना है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज नेपाल की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना और सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाना है। जनरल द्विवेदी को नेपाल की थल सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण आज गोवा के पणजी में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव 28 नवंबर तक चलेगा। सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि इस वर्ष फिल्म महोत्सव युवा फिल्मकारों को समर्पित है। उन्होंने बताया कि 100 युवा प्रतिभाएं क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्लेटफॉर्म पर अपनी सृजन क्षमता प्रस्तुत करेंगी। अधिक जानकारी के लिए गोवा में बात करते हैं हमारे संवाददाता ओमवेश उपाध्याय से। जी ओमवेश, फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में आज क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल विशाल, अगर मैं आज आपको उद्घाटन समारोह के बारे में बताऊं तो बहुत ही भव्य उद्घाटन समारोह हुआ है। अभी मैं इस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में ही मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि यहां पर देश विदेश से आए सिनेमा प्रेमियों से ये पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। मैं एक विशेष बात भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यहाँ पर एक खास व्यवस्था की गई है मनोरंजन सभी के लिए की तर्ज पे, जिसमें सांकेतिक भाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सभी लोगों को सारी बातें सही तरीके से पहुंचे। उसके अलावा आज जो प्रमुख अवार्ड्स बांटे गए हैं, पुरस्कार मिले हैं, उसमें जयदीप अहलावत को उनके ओटीटी में बतौर अभिनेता जो काम है उसके लिए पुरस्कृत किया गया है। उसके अलावा जयम रवि, प्रणता सुभाष और भुवन ईरानी जैसी हस्तियों को भी सम्मानित किया गया है। विशाल, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो मोहम्मद रफी, राज कपूर, तपन सिन्हा और अक्किनेनी नागेश्वर राव को आज एक विशेष ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के माध्यम से श्रद्धांजलि भी दी गई है। और अभी इस समय स्टेडियम में अंदर एक विशेष कार्यक्रम भी चल रहा है जिसमें भारतीय फिल्म के अभिनेता सनी कौशल और सान्या मल्होत्रा की एक तरह की डांस परफॉर्मेंस हो रही है, जिसमें वो लोग जो पूरा एक सफर रहा है बॉलीवुड का, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, अपने साइलेंट एरा से लेके आधुनिक युग तक, उस पे एक कार्यक्रम हो रहा है। जी विशाल। जी धन्यवाद ओमवेश इस जानकारी के लिए। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले इस महीने की 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों का सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र इस महीने की 25 तारीख से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कोहरे के दौरान विमान परिचालन निर्बाध रूप से जारी रखने और यात्रियों की सुविधाओं के लिए आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान श्री नायडू ने उड़ानों के सुचारू संचालन के साथ ही यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वायु यातायात नियंत्रण कक्ष, एयरलाइंस, जमीन पर तैनात कर्मचारी और हवाई अड्डा संचालनकर्ताओं के बीच समन्वय होना चाहिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर 4 में से 3 रनवे पर तृतीय श्रेणी का लैंडिंग
फंडिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि पीएम गतिशक्ति ने 15,89,000 करोड़ रुपए के 228 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अपर सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में बताया कि पीएम गतिशक्ति से परियोजनाओं की लागत में कमी आई है और समग्र कामकाज में सुधार हुआ है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 अधिसूचित कर दी है। इस योजना का उद्देश्य शासन में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देना है। इसके अंतर्गत राज्य में नवाचार और असाधारण कार्यों से बेहतर शासन व्यवस्था में सहयोग देने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार पुरस्कारों को प्रमुख योजना पुरस्कार और राज्य स्तर पुरस्कार में वर्गीकृत किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। फ्लैगशिप पुरस्कारों के तहत उन फ्लैगशिप परियोजनाओं में शामिल टीमों को सम्मानित किया जाएगा जिनके काम से शासन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ हो। राज्य स्तरीय पुरस्कार विभिन्न शासन पहलों में बेहतरीन काम करने वाली टीमों को प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत जिला स्तरीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। पुरस्कारों में एक ट्रॉफी और प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। प्रशंसा पत्र सम्मानित कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड से जोड़े जाएंगे। आकाशवाणी चंडीगढ़ से मैं अश्विनी कुमार शर्मा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले के मालीखेल में एक सुरक्षा जांच चौकी पर आत्मघाती हमले में सेना के 12 जवान मारे गए और 10 गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले बलूचिस्तान में एक सीमा चौकी पर भी एक दिन पहले हुए हमले में 7 सैनिक मारे गए थे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1,76,00,000 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा के चौथे चरण में भाग लिया है। विद्यार्थियों ने सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान के सम्मान में कविताएं, पेंटिंग, निबंध और वीडियो भेजे हैं। वीरता पुरस्कार विजेताओं की वीरता, निस्वार्थ बलिदान और साहस की प्रेरक कहानियों को प्रसारित करने के लिए वर्ष 2021 में वीर गाथा योजना शुरू की गई थी। भारत ने तीसरी बार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। बिहार के राजगीर में फाइनल मुकाबले में भारत ने वर्तमान ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 1-0 से पराजित किया। दीपिका कुमारी ने तीसरे क्वार्टर में पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल किया। एक रिपोर्ट। बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी में भारतीय टीम ने अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया। दोनों टीमों ने फाइनल में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। चारों क्वार्टर के दौरान संघर्ष का खेल देखने को मिला। पूरे टूर्नामेंट में 11 गोल दागने वाली दीपिका ने भारतीय टीम को अंततः गोल दागकर जीत दिलाई। पूरी प्रतियोगिता के दौरान भारतीय टीम की स्ट्राइकर दीपिका प्रशंसकों की पसंद बनी रही। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर। बिहार सरकार ने विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रत्येक सदस्य को 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। पीवी सिंधु, मालविका बंसोड और लक्ष्य सेन आज चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। महिला डबल्स में त्रिसा जोली और गायत्री गोपीचंद ने भी अंतिम 16 में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा लक्षद्वीप, केरल और माहे में भी तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने कहा है कि इस सप्ताह में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र में एक ही चरण में कराए गए विधानसभा चुनाव में 58% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 67% से अधिक मतदान हुआ। महाराष्ट्र में नांदेड़ संसदीय सीट और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव संपन्न। मतगणना शनिवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जटाउन में गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओस में चीन के रक्षा मंत्री तुंग च्यून के साथ चर्चा की। और 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में भव्य उद्घाटन। प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।